वेलकम बैक जी। कराची के हवाले से बात करें तो वैसे तो हम पूरे मुल्क में सैलाब की बात कर रहे हैं। कराची में बारिश हुई और सनती सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई। लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, JUI की जानिब से भी की गई, MQM की जानिब से भी की गई है। और जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि अगर बाकी जगहों पर सैलाब आता है या बारिश होती है तो वो जो है कुदरती आफत है, लेकिन जिस वक्त सिंध में या कराची में ये मामला होता है तो पूरा पाकिस्तान ये कहना शुरू हो जाता है कि ये जो है नाअहली है पीपल्स पार्टी की। फिर वो MQM को भी हिट करती है और मुख्तलिफ बातें जो है वो एक जानिब से दूसरी जानिब जो है वार किए जा रहे होते हैं, लेकिन अवाम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, कुछ सियासी चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी से ये बात हो कि MQM ने बहुत तनकीद है, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा कि मेयर कराची जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, उस तरह से पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया या पूरा शहर डबो दिया। उन्होंने कहा कि ये तो MQM ने चाइना कटिंग वगैरह की है, ये सारा कुछ तो उनका किया हुआ है, हम अगर करने जाते हैं तो हमें मसाइल का सामना होता है। तो ये ब्लेम गेम चलती है जब भी कराची का मामला आता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है अभी मुर्तज़ा वहाब तो बड़े अभी तालिब इल्म हैं, सियासत में उन्हें भी बड़ा सफ़र करना है। उस बेचारे को तो मैं समझता हूँ बुरी तरह फंसा दिया गया है मेयर बनाकर। पीपल्स पार्टी की जो इल्ज़ाम तराशी है, वहां मैं आपको एक और इसका चेहरा बताऊं। अभी दुबई में कुछ अर्से पहले बड़ी बारिशें हुई थी जी, फ्लड आ गया था। आपको पता, बड़े खुश हो गए थे पीपल्स पार्टी वाले, कहने देखो भाई, ये देखो ये कराची से ज्यादा सूरत हाल खराब हो गई है। लाहौर में हो जाए ये बड़े खुश हो जाते हैं, पेशावर में कोई फ्लड आ जाए ये खुश हो जाता है, न्यूयॉर्क इवन कैलिफोर्निया में कुछ हो जाए ना ये बड़े खुश होते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, जवाब मिल जाता है। देखो लोग, हाँ कहते हैं लोग हमें कराची में कह रहे हैं देखो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं कतरीना आ जाए, कहीं पर सुनामी आ जाए, ये फौरन कराची की मिसाल लेके दे देते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी वालों का तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल में लियारी में बिल्डिंग चल रही है, जनाब वो MQM के लोग मौजूद हैं, वो नाले नहीं साफ हो रहे, जनाब वो MQM बीच में आ गई है, जनाब वो सेवरेज है तो वो 72 इंच की सेवरेज में जनाब वो MQM ने रुई के कपड़े लगाए हुए हैं, गद्दे डाल दिए हैं। यानी इनकी मेंटालिटी डिलीवरेंस की नहीं है, इल्जाम तराशी की है। और जिस शहर के अंदर आप 18 साल से बिला शिरकत गैरे, अच्छा अब एक और जवाब आ रहा है, हमारा मेयर तो था ही नहीं। अच्छा भाई, आपका वज़ीर आला क्या बेबी डे केयर चला रहा था? आपका लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर क्या यहाँ झुनझुने बजा रहा था? आपके पास चीफ सेक्रेटरी है, IG है, पुलिस है। फिर दूसरी बात, इस शहर में इंक्रोचमेंट सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने सरकारी सतह पे की है। वो कैसे? ये गोट आबाद बनाते हैं, गोड़ बनाते हैं, ये कच्ची आबादी बनाते हैं, उसकी लीज देते हैं, ये DC लीज देते हैं, ये KDA है, ये KMC है, ये DMC है, ये सारे इदारे जमीनें बांटते हैं कराची की और आखिर में अदालत में मुकर जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वजीर आला सिंध का आज बयान देखा जी, वो सादी गार्डन और सादी टाउन दरिया के ऊपर बना हुआ है, सिंध हुकूमत ने तो उसकी लीज नहीं दी। यानी हजारों लोग आबाद हो गए। शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए कि आपके सामने बैरिया भी बन गया, आपके सामने आइकॉन टावर भी बन गया, आपके सामने सादी टाउन सादी गार्डन बन गया, आपके सामने सब बन रहा है, गोड़ बन रहे हैं, और आप बाद में लोगों पे इल्जाम लगा दें। तो ये अच्छा भाई साहब, वो कहते हैं वज़ीर आला साहब कि हम तो बहुत मुतमिन अपने काम से, और वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पे आए और ये सारा कुछ तो हम सब अच्छा है ठीक कर देते हैं, फौरी कर देते हैं। और अब तो पानी आपके सैलाब की सूरत हाल सिंध में दाखिल हो रही है और कई लाख लोगों को तो मुतासर कर चुकी है और अभी सैलाब का असर रेला आना है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कोई बचाव का अरेंज हो जाएगा? क्योंकि बहुत पहले आप सिंध गवर्नमेंट को बता दिया गया और आप लोगों की पार्टी तो पूरे सिंध में है। सर मैं भी इंटीरियर का विजिट करके आया हूँ और ये बात आपकी दुरुस्त है कि NDA मैंने जनवरी में बता दिया था सिंध हुकूमत को। अच्छा, सिंध हुकूमत के और बाकी और हुकूमतों को भी, सिर्फ सिंध नहीं, तमाम नशेबी इलाकों के लोग महफूज मकामात पे चले जाएं। अच्छा, इन्होंने कभी महफूज मकान बताए तो नहीं है कि वो किधर हैं। तमाम लोग अपने मवेशी और कीमती सामान लेके ऊंची जगह पे शिफ्ट हो जाएं। अब भाई ऊंची जगह है किधर, जरा बता दो यार, वहाँ कोई मेडिकल सेंटर है, वहाँ तो मवेशियों में रखने का है, खाने पीने की अशियाँ हैं, अजनास है, कोई स्कूल है। ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर 5-5 हज़ार गज के घरों में रहते हैं
वहीं पे शेल्टर हाउस बना दो यार, तुम्हारे अस्पताल तो इस काबिल है नहीं। फिर दूसरी बात, अहम तरीन बात ये, सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट सिंध के अंदर दरियाओं के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे होती है, और ये MP MNA वडेरे बासर लोग लाखों एकड़ पर, मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, लाखों एकड़ पर वहां अराजी बोते हैं, गैर कानूनी फसलें उगाते हैं, वहां पे अपने किसानों को बसाते हैं, और जब उसमें सैलाब आ जाता है, वो जो वजीर साहब कह रहे थे कि दरिया अपनी जगह लेगा, तो जब पानी अपनी जगह राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे लेता है तो फिर ये अपने पुश्ते मजबूत करके अपनी फसलें बचाते हैं, और वो गरीब लोग जो मर जाते हैं फिर पूरी दुनिया में कहते हैं जनाब हमें इमदाद चाहिए, हमारे इतने लाखों लोग बेघर हो गए। 2008 में भी तो फ्लड आया था, ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक फिर क्यों दोबारा आबाद हो गया? आपने दुनिया से यह वादा किया था कि हाँ जनाब ये इंक्रोचमेंट नहीं होगी। 2008 से आज हम 2025 में मौजूद हैं, 15-17 साल बाद भी दोबारा वही सूरत हाल है। और आपका बजट 2008 में 250 अरब रुपए था, आज आपका बजट 2025 में 5000 अरब रुपए टच कर रहा है। वर्ल्ड बैंक आपको अलग दे रहा है, क्लिक प्रोजेक्ट आपको अलग दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग दे रहा है। आप और कितना पैसा चाहिए हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए? तो मेरा मकसद ये है कि हुकूमत के पास पैसा भी है और माशाल्लाह दिमाग तो एक से बढ़कर एक है। जमाने तो ऐसी चलती हैं कि आप कानों को हाथ लगाएं, बयान तो ऐसे आ जाते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे इनके के खिलाफ हो, चाहे अच्छा, ये भी बता दें शहरा भट्टो जो है वो कहते हैं बिल्कुल बेहतरीन है, चल रही है। हाँ, वो बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। तो ये बिल्कुल रेत में मुंह देके शुतुरमुर्गों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और बहरहाल कराची तक कश्मीर पूरे सूबे सिंध का बुरा हाल है। हर शहरी या आम खालिद साहब वो ये कह रहे हैं कि शाहराह भुट्टो के 3 फेज हैं, 2 फेज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा फेज जिसमें काम जारी है उस पे उसकी तस्वीरें लेके दे रहे हैं। वो ये मुर्तजा वहाब साहब ने कहा है अगर तीसरा फेज पे काम जारी है तो ट्रैफिक के लिए क्यों खोल दिया भाई? लोगों से आप लाखों रुपए का टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं पता लोगों की जानों को खतरा है वो आखिरी फेज के अंदर? आपने पैसे बनाना शुरू कर दिए और जब मुसीबत आ गई, आपका फेलियर होगा, तो आपने कहा तीसरा फेज तो अभी जेरे इल्तिवा है, तो भाई खोल क्यों दिया उसको? जी साकिब साहब। ख्वाजा साहब ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि आप कराची में ख़ास तौर पर सिंध में बड़े स्टेक होल्डर है। MKM जो है वो जिस तरह आपने कहा 2008 से 25 हो गया है और पीपल्स पार्टी वहाँ पे मौजूद है। आए रोज़ मसाइल होते हैं, अभी तो बारिश है, कभी बिल्डिंग के मसाइल होते हैं, वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो गिर रही होती हैं। तो जो MKM ने जो किरदार अदा करना था बतौर अपोजिशन, वो क्या वो कर पा रही हैं? फिर मरकज़ में आपकी एडजस्टमेंट कोई ऐसी है कि वहाँ पीपल्स पार्टी भी किसी न किसी सूरत में, अगरचे कैबिनेट में नहीं है लेकिन आइनी ओहदे उनके पास हैं, वो मरकज़ी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप भी मरकज़ी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपके पास ओहदे भी हैं। तो क्या ये जो मरकज़ में आपका उनके साथ बैठना नुकसान तो नहीं दे रहा कि डायरेक्टली आप पीपल्स पार्टी पे उस लेवल पे जाकर अपोजिशन नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान से हम खातिर खा फंड लेने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे बुनियादी तौर पे जो फंड लगने हैं निकासी आप के लिए, हमारी ओपन ड्रेन्स के लिए, पानी के लिए, वो पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। जबकि वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन पर ईयर पीपल्स पार्टी से प्लेस किया हुआ है कि 10 साल तक कराची को लाइवेबल सिटी बनाने के लिए $10 अरब 10 साल में देंगे। और अब भी 2 साल से रिलीज आ रही है। इस साल भी $600 मिलियन की रिलीज आ चुकी है। कराची में जितना थोड़ा बहुत काम है इसमें एक धेला भी सिंध हुकूमत का नहीं है। ये क्लिक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का है। तो कम से कम हम वजीर आजम से हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी फंड्स लेने में हम कामयाब हो रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने रुकावट भी डाली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको पीपल्स पार्टी के MNAs की कौमी असम्बली में मिसाल बता दूं। हमारे कराची के कौमी असम्बली के MNAs खड़े होकर पानी के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज कर रहे होते हैं। यानी आपको हंसी आएगी कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन के खिलाफ वजीर आजम पाकिस्तान से एहतजाज हो रहा होता है। कराची में जमीनों के कब्जे पे वजीर आजम पाकिस्तान से एहतजाज हो रहा होता है। यानी वहां तो उनके MNAs जो भी मज़ाहिया किरदार अदा करते हैं, मैं तो हंसता हूँ, लेकिन हम बहरहाल मुस्बत तरीके से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से हमें कोई परेशानी नहीं है। उनकी गवर्नेंस ही
उनके जवाल का सबब बनेगी। ठीक है, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद अपने वजन से ही गिर जाएगी और अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से उसका जवाल आएगा। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पीटीआई अरकान के सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा है, खुसूसी तौर पर जो हल्के की सियासत करते हैं, वो इस वक्त ये ख्वाहिश रखते हैं कि कहीं उनकी मुलाकात करवा दी जाए, इजाज़त दे दी जाए कि वो जाके बानी पीटीआई से मुलाकात कर लें और फिर कोई मुफाहमत का, कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जब तक सियासी लोग जो 20-20 बरस से उनके साथ मौजूद थे, जब तक वो जाके उनको कुछ नहीं बताएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले मुज़ाकरात का जिसकी गवर्नमेंट बात कर रही होती है। तो पहले गवर्नमेंट ये रास्ता निकाले कि हमें वहाँ तक पहुँचाए, हम जाके समझाएंगे, फिर कोई रास्ता निकल भी सकता है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजोता साहब पहले तो इसी पे कह दीजिएगा, अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ कल मौजूद थे, वो भी ये बात कर रहे थे। अभी राना साहब भी बता रहे थे कि उनकी कुछ सियासी जो रहनुमा हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे बात हुई है। वो ये चाहते हैं कि हमें जाने दिया जाए, हमारी मुलाकात हो, हम शायद जाएंगे तो खान साहब को राज़ी कर लिया जाएगा कि हमें मुज़ाकरात का मैंडेट दे दें और हम मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठ जाएं। उनको ये लगता है कि वकला शायद कानूनी बात तो अच्छी बता सकते हैं लेकिन सियासी बात हम ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। देखें, जितने लोग भी मिलते हैं, चाहे वकला हों या उससे पहले सियासी लोग भी जाते रहे, शिबली फराज, उमर अयूब साहब, अली मोहम्मद खान साहब, उसके अलावा दीगर लोग मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर, समातों के अंदर भी जाते रहे और मुलाकातें होती रही। एक अरसे से मुलाकातें बंद हैं और हियरिंग्स भी जो हैं वो मुलतवी की गई हैं 9 मई के केसेस की, क्योंकि 9 मई के केस के अंदर मुलाकात जो है हो जाती थी। तो उस वक्त तमाम गुफ्तगू होती थी, हर तरह की गुफ्तगू होती थी, हर नुक्ता नज़र को जो है वहाँ बयान किया जाता था। और इमरान खान साहब के पास टीवी की पहले सहूलत मौजूद रही, कभी बंद कर देते हैं तो वो तमाम उनको सूरत हाल उनके सामने है। बाकी रहेगी और तरीक़ों से इंफॉर्मेशन, तो बहनें जाएं या हम जाएं या अखबार की उन तक जो है वो रसाई हो, या मुख्तलिफ लोग भी आकर मिलते हैं समाज के अंदर, वर्कर्स वगैरह, तो उनको हर चीज़ का पता है। देखिए, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला करना था तो उससे पहले इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पीछे हट जाओ अपने मौक़िफ़ से। तो लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ हो, पाकिस्तान की खुददारी जो है उसके ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक़, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इस नुक्ते के ऊपर अगर आप बात करते हैं, अवामी मैंडेट की अगर बात करते हैं कबूल करने की, तो फिर आप आइए। पिछले दिनों भी जब इमरान खान साहब ने दरवाजे खोले और बात की कि हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन असूलों के ऊपर, तो उसमें यही सारी चीज़ें थी कि जो बुनियादी असूल हैं जिसके लिए इमरान खान आज फाइट कर रहे हैं, अगर उससे हट के कोई बात होती है तो उस बात का कोई मकसद नहीं है। ये तमाम हक़ाइक़ इमरान खान के सामने है और आज भी अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, बल्कि वो जो है अपनी रूटीन की लाइफ वो आके जिस तरह वो पहले सारी चीज़ें कर रहे थे वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ है उस अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो यही वजह है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो फजूल हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह तोशाखाना की तारीख़ होती है तो बहुत से लोग अंदर चले जाते हैं। वो एक वज़ीर आला भी हैं और उनके रूट्स भी होंगे, इसी तरह बाकी मामलात भी हैं जिनमें से बहुत से लोगों की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर जो है अरसा दराज हो गया ना वो मुलाकात पे आ रहे हैं और बार बार खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहबा जो बाहर आके देती हैं, उस पैगाम पे आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर का एक बयान भी नहीं आया। और फिर जब अलीमा खान साहबा पे हमला हुआ उस पर भी उनका बयान नहीं आया। तो क्या वजह है? क्या वो सियासत से, पीटीआई की सियासत से बिल्कुल अलहदा हैं और सिर्फ अपनी वजारत आला के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई मजबूरी उन्हें वहाँ तक नहीं आने दे रही?
देखिए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इमरान खान साहब को तमाम हकायक का पता है, वहाँ क्या सूरत हाल केपी में चल रही है, और आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर देखा भी होगा। अब किस हद तक कितना अमल है कितना नहीं है, वो खान साहब से जाकर गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो खान साहब उनके साथ इसमें एक इजाफा कर लें, आपके एक वर्कर की हाँ फौत की हुई, और उस वर्कर को पेरोल पे रहाई के लिए एक डीसी के साइन चाहिए थे, और बहुत से अरकान असम्बली कहते रहे गंडापुर साहब से, उन्होंने कहा डीसी साइन नहीं करके दे रहा। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इतने बेबस हैं तो फिर उसमें ये हुआ कि जी रात को बात हुई इस हवाले से कि क्या ये हकीकत है कि हमारी हुकूमत भी है और हम किसी को जो है वो जनाजा तक पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो बंदा होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसने एनओसी लेनी है वहाँ से, तो वहाँ से एनओसी जो है वो लेके तभी वो आगे प्रोसीड कर सकता है। और हमें लेट इतला मिली, हमारी हद तक कोई हमारे पार्ट के ऊपर कोई ऐसी गफलत नहीं थी। जब ये सारा हमने प्रोसेस किया तब तक टाइम जो है वो ओवर हो चुका था। तो उन्होंने इस हवाले से अपना जो है मौक़िफ़ वो वाज़ेह तौर पर दिया है। जी, मुलाकात के हवाले से बता दें, जो मैंने एक पंजोता साहब ये मुलाकात और अलीमा अपा पर होने वाले हमले पे देखिए मुलाकात के लिए देखिए खान साहब ने उनको कहा कि आप मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट रजू करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजू किया जिसपे एतराज़ लगा दिया गया। उन्होंने मुलाकात के लिए हाई कोर्ट भी रजू किया और वो अब मजीद उसके अंदर कोशिश तेज करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात जाकर करें। आप क्योंकि इमरान खान साहब आप मुतमईन लग रहे हैं, क्या आप मुतमईन अली अमीन गंडापुर साहब से? बहुत से लोग नहीं देखिए मेरी पार्टी के मैं पार्टी के मेरे रहनुमा है, मैं किसी के हवाले से क्यों ऐसी नहीं, हम आपसे नहीं कहते किसी के आप खरे नजर आते हैं हर मोड़ पे, हर मुश्किल में। तो मुझे ये बता दें फिर साकिब बशीर साहब ने सवाल करना है, मुझे ये बता दें अलीमा खान साहब पर हमले पे उनका बयान क्यों नहीं आया? अलीमा खान कौन है? इमरान खान की बहन है। बयान आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने बयान उसके ऊपर क्यों नहीं दिया। लेकिन मैंने एक जो ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि जो वहाँ मुलाजमीन एहतजाज और ये सारा प्रोपेगेंडा वहाँ किया गया कि वहाँ बड़े मामलात ख़राब हैं, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ, जिस दिन अंडे फेंके गए, उस पर उनका ट्वीट आया था। तो बाकी मजीद वो खुद बता सकते हैं। जी साकिब साहब। पंजोता साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस तरह आप जो बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, हमने भी देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज़ लगाया वो बड़ा एक अजीब सा था। एतराज़ इसलिए लगा कि उन्होंने कहा कि वो जो अली अमीन गंडापुर साहब के दस्तखत होने थे वो दस्तखत ही नहीं है उस पर, और उसके बाद कोई अर्ली हेयरिंग अभी तक मेरी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे अली अमीन गंडापुर भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं कि मुलाकात करने के हवाले से। एक तो इस पर आपने कमेंट करना है। दूसरा मेरा सवाल जो है असल वो ये है कि आज मैं चीफ वेब जो है वो आमिर डोगर साहब को सुन रहा था, वो और आपके बाकी पीटीआई के रहनुमा भी ये बात करते रहे हैं कि आपकी जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है या मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में जो चेयरमैन थे, मेम्बरान थे आपके कौमी असम्बली या सेनेट में, वहाँ आप जो एजेंडे पे लाना चाहते थे वो नहीं लाया जा रहा था, लाने की इजाज़त नहीं थी, या जो भी उसमें हो रहा था नोटिस नहीं जा रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कमेटीज़ के इजलास नहीं बुला सकते थे, ये सारा कुछ चल रहा था। तो ये पार्टी ने अपने तौर पर क्यों नहीं ये सजेशन भेजी इमरान खान साहब को कि ये हो रहा है हमारे साथ कमेटीज़ में, और इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पास मालूमात मेरे ख्याल में 30 या 40% पहुँचती हैं, 60% तो पहुँचती ही नहीं है। उन्होंने फैसला कर दिया लेकिन पार्टी ने नहीं किया। तो पार्टी के एंड पे इस किस्म की डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं होती? देखिए, ये जो कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की, इस पे खान साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको भरपूर तरीके से वहाँ कमेटी में भी उठाएं। और जो हमारी पीटीआई की कमेटी बनी हुई है जिसके सरबराह असद कैसर साहब थे, उनके हवाले से भी यही हदायत थी। कमेटी की हद तक जो बात है जो नेशनल असम्बली के अंदर थी, साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये बताया कि मैंने उसके अंदर उनको नोटिस किए लेकिन मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही और इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया, जिसके लिए मैं अपनी भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने उसके ऊपर मीडिया से भी बात की। वो फिर जाकर मैंने खान साहब को बताया कि इस तरह के मसाइल हैं कि वहाँ कमेटियों के अंदर ये सूरत हाल है। बाकी रहेगी तोशा खाना के रिकॉर्ड की बात, तो वो भी जुनेद अकबर साहब ने वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर रिकॉर्ड मंगवाया, तो वहाँ जो मखसूस लोग हैं उनका रिकॉर्ड लेने की इस्तात नहीं थी कि वो आकर बताएं, बल्कि ये बताया गया कि वो जो तोशा खाना की से जो चीज़ें मिलती हैं
यानी बाहर से जो तायब मिलते हैं वो तोशा खाना में जमा ही नहीं होते और बाहर से लोग घर लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल थी मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर, जितनी भी जहाँ पर हमारे लोग मौजूद थे, तो ये मसाइल थे जो हमारे आपस में भी डिस्कस होते रहते थे और खान साहब को भी हम इस हवाले से आगाह करते थे। तो इसी वजह से खान साहब ने फैसला किया कि इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इस जो सिस्टम है, ये जो झूठ के ऊपर निज़ाम कायम किया गया है, इसको लेजिटिमेट करार देने वाली बात है, इसको मजीद लीगल जो है वो उसके अंदर जाने वाली बात है, तो लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अली अमीन गंडापुर है, उसके हवाले देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका मौकफ यही है, जो उनका बयान है मैं वो आपके सामने बता देता हूँ, क्योंकि ये सवाल तो डेफिनेटली आपने उनसे पूछना है। तो उनका जो इस हवाले से मौकफ है, जो मैंने देखा है कि उन्होंने पटिशन दायर की हुई है और वो यही कहते हैं कि मैंने पटिशन जो है वो दायर की हुई है और मेरी पटिशन जो है लग नहीं रही, मुझे इजाजत मिल नहीं रही, जो कि मेरा राइट है। देखिए, पटिशन अगर वो दायर ना भी करें तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है जिसके मुताबिक कोऑर्डिनेटर जो हैं वो लिस्ट भिजवाते हैं, जो कि हमने लिस्ट के अंदर अली अमीन साहब का नाम भी डाला और वो गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी हमारे 6 लोग गए, उनको नहीं मिलने दिया गया और यही कहा जाता है कि वहां जाता कोई नहीं है। हमने तो जर्नलिस्ट को भी वहां पर भेजा, पिटीशन दायर है, वजीर दिफा की बात जो है मंजूर होने के बाद ही मिलेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में। हम साकिब साहब ये कहिएगा कि रिटायर्ड जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से इजाफी सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन आया है, कुछ नए तनाज़ात हैं, कहा जा रहा है कि वो जन्म ले सकते हैं। रीज़न क्या बनी, क्या थ्रेट्स मौजूद थे जिसके बाद ये नोटिफिकेशन आया? दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हुकूमत अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी? जी बिल्कुल हमजा, जो ये रिटायर्ड जजेस के हवाले से नोटिफिकेशन आया, ये बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती साल का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनकी जानिब से ये एक क्रेडिट उन्होंने लिया अपने तौर पर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के या जजेस या अपने स्क्वाड के लिए 9 गाड़ियां होती थीं, वो गाड़ियां मैंने 2 कर दी हैं, 7 गाड़ियां उनको कहा है कि ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेड जोन में सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है, तो इसलिए इजाफी इस किस्म की सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। अगर शहर से बाहर जाएंगे तो वो अलग बात है। तो उस तनाजुर में ये देखा जा रहा था कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की सोच मौजूद है कि कम से कम अखराजात हों, लेकिन ये रिटायर्ड जजेस के लिए 3 जो सिक्योरिटी गार्ड का कहा गया है कि वो दिए जाएंगे, और अगर वो उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी जो वाइफ होंगी उनको भी वो गार्ड्स मुहैया होंगे। अब सवाल ये है कि सुना है कफन के भी, कफन दफन का खर्चा भी सुना है। जी वो भी सारे उनका पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कफन दफन सारे मामलात वो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे पाकिस्तान के लिए है, ये सारे पाकिस्तान के लिए है या सिर्फ अदलिया के लिए है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी पेंशन इतनी नहीं है कि उससे ये चीजें अफोर्ड की जा सके। वैसे साकिब साहब, या पेंशन खत्म कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी जो है वो होती है, पेंशन भी होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे जाकर हर जज को 200 के करीब जज जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो 600 सिक्योरिटी गार्ड आप उनके जाएंगे, उनमें फिर जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से, कौमी खजाने से उनको सारी जो है वो तनख्वाहें जाएंगी। तो इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का तासुर ठीक नहीं जा रहा कि आप ये करें। हाँ, जिनको मतलब ये रिसेंटली काजी फायद ईसा साहब या कोई और जज जो है जिनको वाकई ही किसी किस्म का एक पब्लिक में जाने से थ्रेट हो या इस किस्म की सिचुएशन हो, उनको तो आप अगर वो कहें तो आप उनको सिक्योरिटी इस किस्म की प्रोवाइड कर दें। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये समझता हूं कि 90-95% रिटायर्ड जजेस को जरूरत नहीं है, तो उनको भी आप जो है वो धक्के से 3 जो है वो देंगे, तो ये पब्लिक एक्सचेकर के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। सबसे बड़ी अदालत की जानिब से इसके लिए स्पेशल फोर्स भर्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या ये पैसे जो नहीं स्पेशल फोर्स नहीं है, पैसे जो हैं उनकी तनख्वाह में से काटे जाएंगे किसकी? देखे ना, आप और मैं जो है वो टैक्स देते हैं, ये हुकूमती खजाने में से पैसे जाएंगे। ठीक है जी, ये हुकूमती खजाने में से पैसे जाएंगे और मुतलका डीपीओ इसको जो है वो देखेगा। और दूसरी बात जो हमसे आपने की वो मुख्तसरन में बता देता हूं, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला 7 मई को हुआ और उसमें 45 दिन दिए गए कि आप जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता हैं उनके अपील के राइट के लिए हाई कोर्ट का राइट दे दे। 127 दिन हो गए हैं, हुकूमत ने अमल नहीं किया, और मेरी इतला ये है अभी हुकूमत का उस पर अमल करने या ये राइट देने के हवाले से कानून साजी का अभी जो है वो लग भी नहीं रहा कि वो ऐसी को कानून साजी जो है वो करेंगे।
ठीक है साकिब साहब, आपने ठीक कहा, आपको भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि क्या उनके इलाके में जो है सैलाब की सूरत हाल है। सक्कर से सज्जाद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, पाकपतन से राना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। सक्कर का रुख करेंगे। सज्जाद, आप पहले ये बताइएगा कि अब ये कहा जा रहा है कि जो रैले हैं वो सिंध में दाखिल हो रहे हैं। सक्कर और गुद्दू बैराज की बात की जाए तो वहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। 15 लाख लोग अभी तक बताए गए हैं कि सिंध में मुतासिर भी हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पंजाब से तबाही मचाता हुआ सैलाब सिंध में जो है बिफरने के लिए तैयार है। अगर बात करें गुड्डू बैराज पर 5 लाख क्यूसेक सैलाब यहाँ पे पहुँच गया है। सक्खर बैराज की बात करें तो सक्खर बैराज में 4,70,000 क्यूसेक बताया जा रहा है, लेकिन सक्खर बैराज में दरमियाना दर्जे का सैलाब है। पूरे सिंध में 15 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर होने का जो खदशा जाहिर किया गया था वो सुपर फ्लड के पेश नज़र अगर बात करें तो इस वक्त ऊँचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। वो सूरत हाल सुपर फ्लड की नहीं है, लेकिन ऊंचे दर्जे के जो सैलाब की सूरत हाल है वो कच्चे में जो मुकीम अफराद है उनको मुतासर कर सकती है। माजी में भी सैलाब 2010 की बात करें तो सुपर फ्लड यहाँ से गुजर चुका है, जिससे लाखों लोग मुतासर हुए थे। और इस वक्त अगर बात करें तो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कच्चे में नकल मकानी के जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि सुपर फ्लड की तैयारी की गई थी। जो 1122 रेस्क्यू टीमें हैं या नेवी की टीमें हैं, दूसरे जो इरिगेशन का अमला है वो तैनात है। पंजाब से जिस तरह सैलाब बढ़ रहा था तो सिंध हुकूमत को वक्त भी मिला तैयारी करने की, तो वो सूरत हाल में सिंध में नजर आ रही है। अगर सक्खर की बात करें तो सक्खर में गुड्डू और सक्खर बैराज के बीच में 280 देहात हैं जो मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि सैलाब जो अभी भी 5 लाख क्यूसेक आ रहा है तो आने वाले 1-2 दिन में मजीद 7 से 8 लाख क्यूसेक तक सैलाब अल्लाह करे जी, अल्लाह करे लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है। से सक्खर बच जाए, हमारी तो दुआ है पूरा पाकिस्तान ही बच जाए। राना साहब, आप पाकपतन में है, पाकपतन में सुना है बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं, और आज के दिन तक वहाँ की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल राना साहब, ये पाकपतन की जो दरियाई पट्टी है ये 80 किलोमीटर पर फैली हुई है, और जो साबका सैलाबी सूरत हाल है उसकी निस्बत अमसाल जो सैलाबी रेला आया है इसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ की है। तकरीबन 55,000 एकड़ पर खड़ी धान, मकई, गन्ना और चारे की जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबकर तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ तो बताते जाएं 1,25,000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं। आपको बताते जाएं कि पाकपतन के जो यहाँ से 1,70,000 क्यूसेक का तकरीबन जो सैलाबी रेला गुजरा था उसका फैलाव तकरीबन मीलों तक हो चुका है। जिधर हम देखते हैं हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। आपको ये भी बताते जाएँ क्योंकि दरियाओं को लोगों ने तंग कर दिया है, दरिया के बिल्कुल मुल्हिका किनारों पर आबादियाँ बन गई थी। इस वजह से जब दरिया में सैलाबी रेला आया है तो तकरीबन ये 80 किलोमीटर की पट्टी में 100 से ज़ायद छोटी बड़ी बहनियाँ और बस्तियाँ जो है वो सफा हस्ती से तकरीबन मिट चुकी हैं, पानी में डूब चुकी हैं। लाखों मवेशी जो है वो तकरीबन 70,000 अफराद उनके साथ अब तक नकल मकानी कर चुके हैं। आपको ये भी बताते जाएं कि इस वक्त भी हज़ारों अफराद जो है वो पानी में घिरे हुए घरों में वहाँ पर जो है रहने पर मजबूर हैं। अगर उन्हें मजीद कोई सैलाबी रेला आता है और उन्हें नहीं निकाला जाता तो यकीनन ये बड़ी तबाही का सबब बन सकता है और बहुत सारी जो जाने हैं मुश्किलात का सामना है। राना आफ्ताब, आपने हमें पाकपतन से आगाह किया, सक्खर से सज्जाद आप हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हुआ। मुझे, राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।